Hello all, how are you? Welcome to Textbook Super Coaching for Regulatory Bodies. Might be जब तक ये सेशन आपके सामने आएगा, जब तक ये सेशन आप देखोगे, माइट बी आरबीआई ग्रेड बी फेज वन का रिजल्ट आ गया होगा। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन के रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। सम ऑफ यू are going to give the phase 2, so congratulations, and some of you might be not able to clear the phase 1 with a little bit margin or with a big margin, but don't need to worry about that because we are going to discuss both those things, both those scenarios for the coming future. What should we do, what exactly our plan should be to tackle the phase 2 in last 30 days, because almost 30 days will be there. So how we are going to handle that, and if we are not able to clear it, how we are going to plan for the next year. One thing I want to make sure, one thing I want to tell you clearly, there are so many confusions, there are so many news, there are so many sources that people are saying there won't be any exam next year. Every year such kind of news are there. Every year there are some people, they are only there to create the chaos. They are only going to use their trust with the students to create the chaos. Remember one thing, this is not predictions, this is not about what will happen in the future and what kind of predictions will. ये ज्योतिष नहीं चल रहा है, ये करियर है किसी का. Okay, so I will suggest or I will ask the people, please don't play with that. Don't play with that because people are putting their efforts. लोगों के करियर का सवाल है, लोग पूरी एफर्ट्स डाल के पढ़ाई करते हैं. तो जब तक आरबीआई कोई भी चीज क्लियरली मेंशन नहीं करती, प्लीज अफवाह मत फैलाइए, प्लीज रूमर्स मत फैलाइए. आपका काम ये नहीं है. और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज डोंट ट्रस्ट सच काइंड ऑफ थिंग बिकॉज एवरी ईयर सम ऑफ द अदर पर्सन who is influential and putting such kind of rumors every time. Just focus on your studies because studies करना ही हमारा काम है. लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम आती है ना, कि फिर यही लोग फिर ज्ञान देते हैं कि ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. सो इट्स ऑलवेज बेटर जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज. आरबीआई को जो करना है आरबीआई करेगी. ओके, एंड ये हमेशा होता है कि ग्रेड बी नहीं आएगा फिर ग्रेड ए आएगा. यू कैन फॉलो दिस, आप शायद देख लोगे. एनीवेज, आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट बिकॉज वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है. और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट वी शुड डू इन लास्ट 30 डेज अगर फेज 2 हमारी है, एंड अगर नहीं निकल रही एग्जाम तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिससे हमारी पढ़ाई भी रहेगी और साथ में शायद एक अच्छी पोस्ट भी हमारे पास आ सकती है, बिकॉज प्लान बी शुड बी ऑलवेज देयर. सो विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन, बट बिफोर दैट आई विल just request you, please do subscribe our channel if you are yet to subscribe the channel, and please hit the bell icon for the future important sessions. So I will directly start with the positive scenario कि if we are going to clear the exam, so last 30 days what should be our strategy, what should we focus more and more on. ऑलरेडी आपने फेज 2 के एंगल में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, जिनको कॉन्फिडेंस है, जिनको लग रहा है. कुछ लोग हैं जिनको 50-50 वाला फीलिंग आ रहा होगा. फॉर देम ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द लास्ट 30 डेज वी हैव, बिकॉज ऑलमोस्ट 19th ऑफ अक्टूबर को हमारा एग्जाम है. 19th ऑफ अक्टूबर द एग्जाम डेट इज देयर, सो वी विल फोकस ऑन दैट. बीच के कुछ एक्स्ट्रा डेज में स्किप कर दूंगा. आई विल जस्ट फोकस ऑन लास्ट 30 डेज, व्हाट शुड वी डू इन दोस 30 डेज. सो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद दैट डिस्कशन. एवरीवन नोज अबाउट दिस, मुझे वापस से एक बार ये बताने की जरूरत नहीं है, पर एक रिकॉल करते रहे तो बेटर रहेगा. पेपर 1 इकोनॉमिक सोशल इश्यूज 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव, वी ऑल नो अबाउट दैट. देन राइटिंग स्किल, ये बहुत जरूरी है, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, ये एक किलर साबित होता है हर साल. एंड देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट 50-50%, अगेन द सेम सिनेरियो इज देयर. आई विल जस्ट फोकस ऑन द कि 30 डेज के अंदर हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. Plan is very important. You need to follow the plan, that is again more important, and you need to rigidly, strongly work on that plan. It is also very important. So planning जिसकी strong है इस 30 दिन की, उसको सक्सेस मिलेगा. प्रॉब्लम क्या होती है बहुत बार, ये शायद आपने फेज 1 के लास्ट कुछ दिनों में आपने एक्सपीरियंस किया होगा. टेलीग्राम इज देयर, यूट्यूब इज देयर. मैं खुद यूट्यूब पे हूं, फिर भी मैं कहूंगा there are very huge distractions at least लास्ट के कुछ दिनों में जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, ये डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं क्योंकि हर कोई अपना एक को ना कोई ज्ञान लेके आता है. शायद मैं भी यहाँ पे ज्ञान ही दे रहा हूं के, बट मैं खुद ही कहूंगा कि कोई ना कोई अपना एक ज्ञान लेके आता है.
स्टूडेंट्स का अपना एक प्लान बना होता है, एक फ्लो बना होता है, बिकॉज हर स्टूडेंट को एक चीज पता है कि एग्जैक्टली उसका कितना प्रिपरेशन हुआ है और वो कहां लैग कर रहा है, और उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स उसको बहुत अच्छे से पता होते हैं, तो उसको उसी के ऊपर काम करना चाहिए. आवर जॉब इज टू जस्ट मोटिवेट यू टू कैच दैट और टू वर्क ऑन दैट पाथ. क्योंकि कभी कभी हम ना थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं. आवर जॉब इज जस्ट टू पुश ऑन यू दैट पाथ. बाकी आपकी बात जो आपने डिसाइड किए उसी पे चलिए. जो नोट्स आपने पढ़ी है, जस्ट रीड दोज नोट्स अगेन एंड अगेन, रिवाइज दिस प्रॉपरली. डोंट टच एनी न्यू मटेरियल, डोंट टच एनी न्यू नोट्स. किसी नई चीज को टच मत कीजिएगा. जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को वापस से रिवाइज कीजिए, बट प्लान इट प्रॉपरली. Now, how to plan it properly, and while planning, which things we should keep in mind? First of all, set a target. Set a target not for the complete 30 days के एंगल में, और डेली बेसिस में डेली रूटीन का टारगेट सेट कीजिए. अ माइक्रो प्लान, आई विल से आर्ली प्लान. के क्रिएट आर्ली प्लान, बिकॉज 30 डेज ये 30 दिन में हर चीज कवर करनी है. तो एक छोटे छोटे प्लान्स बना के चलिए, डेली रूटीन बना के चलिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा. ओके, सो जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, व्हाट आर द स्टडी मटेरियल यू आर फॉलोइंग? ओके, आइदर यू आर फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक स्टडी मटेरियल, यू आर फॉलोइंग द प्रकाश सर, महेश सर, इफ यू आर फॉलोइंग एनी अदर फैकल्टीज, एनी अदर स्टडी मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. yes, there are very wonderful study materials अवेलेबल ओवर देयर, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे. तो जो भी स्टडी मटेरियल उसको सब डिवाइड कीजिए कि पहले आज मुझे क्या पढ़ना है, मुझे एग्जैक्टली किस टॉपिक के कौन सी चीजों को पढ़ना है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रीड एवरीथिंग. The complete economics, complete social issue, finance and management, you are not going to read all the, or you are not, it will not be possible to cover everything from every subject. But we need to touch every subject, at least the main topics, at least those topics which are creating problem for you. There must be some topics जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सॉल्व कर पाते होंगे और आराम से आप उसके आंसर्स दे पाएंगे. पर कुछ टॉपिक है जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कुछ टॉपिक का एक फैक्चुअल डेटा होता है जो बड़ा परेशान करता है. तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. तो इसलिए सब डिवाइड इनटू योर स्टडी मटेरियल को आपको थोड़ा सब डिवाइड करना पड़ेगा. देन writing about the growth and development on the day one, then first thing you should have some fundamental definition. ये गड़बड़ बहुत बार होती है. लास्ट के 30 दिन है, हम मॉक सॉल्व करेंगे, हम कोई ना कोई चीजों को लिखेंगे, तो उसके पहले ना जब भी आप आंसर लिखने जा रहे हो उसके पहले थोड़ा फंडामेंटल्स देख लो. अगेन आई विल से फंडामेंटल्स देख लो, पूरा रीड मत करते बैठना. नहीं तो बोलोगे सर 50 पेजेस के नोट्स है, 20 पेजेस के नोट्स है, पूरे नोट्स पढ़ने में टाइम चला गया, आंसर कब लिखेंगे? नो, यू जस्ट नीड टू जस्ट ओवरलुक इट, जस्ट सम फंडामेंटल्स देख लो एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर. क्योंकि जितने आंसर्स लिखोगे, जितने मॉक्स दोगे, उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा. सो दैट शुड बी योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी ओवर हियर. देन follow the rigid schedule which I already mentioned. Whatever the schedule you are going to create, whatever the plan you are going to create, follow it judiciously. Last 30 days की study है, don't pamper yourself. Absolutely don't pamper yourself. Sometimes we have, okay fine, ये मैं बाद में कर लूंगा, okay fine, मेरे दोस्त ने नोट्स दे दिए, इसको देख लेता हूँ, okay ये नए नोट्स आ गए, ये कहते हैं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, just focus on that. Don't succumb to such kind of rumors, such kind of bloody nonsense thing. Just focus on your own schedule, just focus on your own studies, then only you are going to get the result. के तो जो ज्ञान दे रहे उनसे थोड़ा सा 2 हाथ दूर रहिए, रिजिडली फॉलो कीजिए अपने खुद के स्केड्यूल को. देन टॉपर्स यूजुअली सजेस्ट ऐसा करते हैं, अगेन ये आपके लिए वैरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, पर काफी सारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है उनसे बातचीत हुई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंटरव्यू तक पहुंचे, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, बट बहुत अच्छे मार्क्स थे मेंस में. वो बहुत बार ये कहते हैं कि सर मॉर्निंग टाइम जो होता है वो बेसिकली हम थोड़े से कंसेप्ट्स को कवर करने के लिए, नोट्स कवर करने के लिए यूज करते हैं. फिनेंस ये नॉर्मली आफ्टरनून के टाइम पर, मैनेजमेंट शुड बी मोस्टली ऑन द इवनिंग टाइम पे. बट अगेन इट विल बी डिपेंडिंग ऑन यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब तक हम थक जाते हैं ना, माइंड थोड़ा टायर्ड हो जाता है, तो मैनेजमेंट दिमाग में जाता नहीं है, थेरीज दिमाग में जाती नहीं है, तो उसको मॉर्निंग टाइम पे पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स को थोड़ा शाम में, या सोशल इश्यूज का, गवर्नमेंट स्कीम्स को शाम में, इवनिंग टाइम में पढ़ते हैं. सो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन यू. It is all depending on you. There is no compulsion कि आपको इसे ही फॉलो करना है. पर whatever you are following, whatever the plan you made, okay, please follow that plan consistently, sincerely. Then only result will be there with you. Remember that. Okay, set a timer to keep track on your sessions. Most important. Okay, so if I am reading economics in the first half of the morning, okay, then I need to keep the tracker, a timer. So 2 hours for economics. So 2 hours में जितना होगा उतना होगा.
क्योंकि उससे स्पीड भी बढ़ेगी, आपको फटाफट काम नहीं तो क्या होगा, ओके फाइन चलो यार ये एक पैराग्राफ बचा हुआ है और 15 मिनट पढ़ लेते और आधा घंटा पढ़ लेते, नो नो नो, फिक्स टाइमर, टाइमिंग के साथ काम करो, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर दिस थिंग, within 3 to 4 days or within a week you will feel the confidence, whatever the confidence you might have lost, क्योंकि केओस बहुत हो जाता है, केओटिक सिचुएशन आती है, जैसे रिजल्ट आ जाता है केओटिक सिचुएशन होती है कि चलो पास तो हो गए, अब कैसे होगा, अब क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, कैसे कैसे डिफिकल्टी लेवल को हैंडल कर पाएंगे। तो उस केओटिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्लान को फॉलो कीजिए। मैं 1 वीक भी नहीं कहूंगा, हार्डली 4 या 5 डेज के अंदर देयर विल बी कॉन्फिडेंस इन यू, यू विल से कि ओके फाइन आई एम ऑन अ राइट पाथ एंड आई एम गोइंग टू अचीव दैट, बिकॉज यू आर कंसिस्टेंटली, यू आर रिजिडली, यू आर जुडिशियसली फॉलोइंग योर ओन schedule. So remember that. Okay. Now the next thing is that polish your writing skill for English descriptive. This is most important. इसे lightly मत लीजिए. Many students are taking the English paper very lightly and they are like मैंने कहा था starting में, it's a killer subject. It's literally going to create a problematic situation for many students, a chaotic situation for many students. So remember that, don't take it lightly. Okay. So it is, if it is possible, write every day in order to get a lot of practice. Writing should be done often in the form of draft essays, preface and the comprehension summary. At least दिन का 1 hour निकालिए, जहां कहीं भी, suppose you are switching from the economics to finance, so that switch time should be used for this, or if you are switching from the finance to management, so the बीच का जो time है use for this. Okay, write something, English के ऊपर काम करना है, very important subject, don't take it lightly because many students are only talking about economic, social issue, finance, management. English के ऊपर बात नहीं होती। जो जलता है ना, जिसका इस सब्जेक्ट की वजह से हालत खराब हुई है, उसे पूछे कितना दर्द होता है, क्योंकि वी आर वेरी गुड विद ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स। इसी को हमने नजरअंदाज कर दिया, इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी हालत खराब हो गई, नेग्लिजेंस हो गया। रिमेंबर नाउ देयर आर सम करंट टॉपिक लाइक सीबीडीसी इज देयर, कि सीबीडीसी, एआई की आजकल बहुत बात चल रही है। वी हैव द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वी हैव द यूनिफाइड लेंडिंग ऑप्शंस या ऑपरेशंस हमारे देश में आने वाले हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी करंट टॉपिक्स आर देयर, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। रिस्क मैनेजमेंट को लेके काफी चेंजेस हुए हैं आज हमारे देश के अंदर, सो सम करंट टॉपिक्स आर देयर, सम बेसिक टॉपिक्स विल बी देयर बट ऑब्वियस एंड सम टॉपिक्स विल बी वेरी टेक्निकल, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ग्रामेटिकल, क्योंकि इंग्लिश की बात होगी, ग्रामेटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑनलाइन ना ग्रामर टूल्स होते हैं, यूज दोस टूल्स, there Grammarly is there, there are other tools also there, use those tools when you are typing, you are writing, क्योंकि ना आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा और ये बहुत हेल्पफुल है। सीरियसली दिस टूल्स आर रियली वेरी हेल्पफुल, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपका टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होगा और चीजें फटाफट आगे बढ़ जाएगी। बट ये जरूरी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कई बार होती है अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए, आंसर्स लिखते हुए, तो वहां पे थोड़ा सा ऑनलाइन टूल्स का यूज कीजिए, अच्छा रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस जल्दी से हो जाएगी। के रिव्यूइंग एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट शुड बी डन बाय एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर नॉट टू मेक मिस्टेक्स, के ये बहुत जरूरी है ना। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत रिपीटेटिवली होती है, समटाइम्स वी ट्राई टू राइट डाउन सम थिंग्स विद ब्यूटीफुल कोट्स एंड वी ट्राई टू पुट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, और वहीं पे मिस्टेक्स होती है, स्पेशली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एज वेल एज सम स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो if it is creating a mistakes repetitively, try to avoid it, try to avoid it, okay? Every time we are not able to remember the quote or we are not going to remember something which is beautifully mentioned by someone, so it's not possible for us every time to remember that and write down that, so वो करते करते ना गलतियां बहुत बार होती है, इसलिए थोड़ा सा संभाल के। ऑलरेडी Kaustubh sir is taking few sessions on YouTube on the same channel, so you can connect with him, you can attend his session, so how to write it simply but looks much और रॉयल और द एलिगेंट के, सो यू कैन आस्क हिम, वो आपको थोड़े बहुत उसमें हेल्प कर देंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। Economic social issue many students are handling very well, especially government schemes are there, some economic basic concepts students are having a good knowledge about it, so they are handling it well. Almost every student who are going for the mains, who is a serious student going for the mains, they are handling ESI well, okay? मार्क्स भी थोड़े बहुत अच्छा आते। सबसे बड़ी तकलीफ फाइनेंस और मैनेजमेंट में होती है, बिकॉज स्पेशली मैनेजमेंट देयर आर सो मेनी थ्योरीज। सो
you need to learn many theories related to the finance management. Okay, so first of all simplify it. इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है कि जो भी आप मैनेजमेंट का पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट का जो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने फ्लो चार्ट बना के पढ़ा होगा, आपके नोट्स में फ्लो चार्ट्स होंगे, okay, नहीं होंगे, आपने कहीं ना कहीं अंडरलाइंस की होगी, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे. सो ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट्स विद अ फ्लो चार्ट, especially for the management, the theories of management. It will help you a lot, okay, because आंसर राइटिंग करने के लिए माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. यू आर, और एक बात और चीज है, आंसर लिखते वक्त आपने ऑलरेडी वो प्रैक्टिस की होगी, आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया गया होगा, डायरेक्टली आंसर टाइप करने मत बैठिए. क्रिएट अ माइंड मैप, व्हाट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, what you understood, what you are going to write in that. So focus and locus, they are the two important things which normally UPSC student follows. So what is the focus of the question and what you are going to put in that? So create a mind map within a few seconds and then start writing. Okay, so that's why work on the mind maps right now, especially for the finance, some theories, some technical parts, some concepts, as well as for the management. Definitely it will help you. A dramatic a presentation which is a diagrammatic, or the depending on the flow chart, which will be really helpful for you. So थोड़ा सा उसके ऊपर काम कीजिएगा. जैसे लीडरशिप थेरीज में बहुत हेल्पफुल होता है ये, इवन मोटिवेशनल थेरीज के अंदर भी काफी हेल्पफुल रहेगा. पेयर योर नोट्स विद द करंट अफेयर्स. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ईएसआई एज वेल एज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ईएसआई में मोस्टली आ ही जाता है. फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर भी ट्राई टू यूज सम case studies, try to use some important examples. बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैनेजमेंट में कहां से आएगा करंट का पार्ट. आता है, क्यों नहीं आएगा. there are so many news in the market regarding some leadership activities, there are some management activities, there are some motivational factors, there are so many examples around us. हम ना देखते ही नहीं उस नजर से, हम थेरी को रटने में इतना बिजी हो जाते हैं. वी आर वेरी मच बिजी इन मगिंग अप दोस थेरीज, मगिंग अप दोस कंसेप्ट्स एंड दोस डेफिनेशंस. वी फॉरगेट टू लुक टुवर्ड्स द करंट सिनारियो. तो थोड़ा सा जब आप अभी रिवाइज कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा याद करने की कोशिश करो. आपने पढ़ा है, आपने करंट अफेयर्स के टाइम पढ़ा होगा, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पढ़ा होगा. अगर आपने करंट अफेयर्स वही पढ़े होंगे ना, वन लाइनर पढ़ के गए होंगे, एक तो मेन प्री निकलेगी नहीं. के अगर निकल भी गई होगी, के मैं चाहूंगा कि आपकी प्री निकली होगी, तो थोड़ा सा तकलीफ जाएगी, क्योंकि आपने सही से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा. क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसी बहुत सारी न्यूज है जो आपको फिनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज में एक केस स्टडी लिखने के लिए हेल्पफुल हो जाती है. तो थोड़ा सा आप वहां पे ध्यान रखेगा, वो आपके लिए जरूरी है. तो ट्राई टू डू दैट, क्योंकि वो लिखोगे तो ही आंसर अच्छा दिखेगा, तो ही आंसर आउट ऑफ वर्ल्ड दिखेगा, तभी आंसर आपका एक पॉजिटिव एंगल में डिफरेंट दिखेगा. नहीं तो थेरीज तो सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग उसे रटे रटाई लिख रहे हैं, आप क्या अलग लिखोगे. तो यही चीज है, दैट इज केस स्टडी. के तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, जैसे डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है या किसी भी चीज की बात हो रही है, तो इंक्लूजन में कैसे हेल्पफुल होगा. तो सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू नीड टू पुट ओवर देयर. ओके, नाउ कीपिंग द ट्रैक ऑन द मार्केट ट्रेंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मैंने पहले भी कहा था, मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है जो फिनेंस और मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्पफुल है. तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, और उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी कि किस टॉपिक के ऊपर शायद सवाल बन सकता है. तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सरप्राइजेस व्हेन इट कम्स टू the phase 2. If you incorporate visual learning into your routine, recalling important concepts during the exams will become a habit. ये तो मैं पहले भी कहता हूं, क्योंकि आप डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ते हो, आप माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हो, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ते हो, तो ना एक इमेज बन जाती है, एंड दैट इमेज रिकॉल करना और उसके हिसाब से आंसर करना आपके लिए काफी आसान बनेगा. तो प्लीज वो टेक्निक थोड़ी सी यूज करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, रिवाइज करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड द केस स्टडीज, द सेम पार्ट. के मॉक्स लगानी है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव मॉक तो लगानी है, और 2-3 सब्जेक्टिव या 1 या 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है. मैं ये नहीं करो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा टाइम लगा के ध्यान दीजिएगा. एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे फॉर सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स के आपको देना पड़ेगा. के यू नीड टू राइट डाउन सम इनोवेशन. पूरा आंसर भी मत लिखिए, एटलीस्ट माइंड मैप क्रिएट कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो व्हाट कैन बी द माइंड मैप देयर. ऑलरेडी हमारी फैकल्टीज, प्रकाश सर, महेश सर, they are taking the sessions for mains, they are helping you with some beautiful questions, some very intelligent questions which can be there in the exam. तो थोड़ा सा वो देखिए,
और अपने हिसाब से माइंड मैप क्रिएट कीजिएगा। तो ना आप कम टाइम में माइंड मैप बनाओगे तो जो एग्जाम में टाइम का कंस्ट्रेंट है वो भी आपके लिए सही से हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गिव द जस्टिस टू योर स्टडीज। तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखिएगा। सो मॉक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, मॉक लगानी है डेफिनेटली। ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी नेग्लेक्ट करके नहीं चलेगा, और साथ में सब्जेक्टिव तो आपको माइंड मैप के थ्रू आंसर राइटिंग करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज के रेगुलर रिवीजन इज नेसेसरी, के वेरी वेरी नेसेसरी। अभी फेज 1 के बाद भी काफी स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे, आज एक स्टूडेंट से बात हुई एंड शी वाज सेइंग कि सर फेज जीए में बैठे थे, पता था कि ये न्यूज है, कि पता था कि ये न्यूज पड़ी हुई है, पर ना वो नंबर याद नहीं आ रहा था, या सपोज वो डेट याद नहीं आ रही थी, या सपोज उस पर्सन का नाम याद नहीं आ रहा था, क्योंकि रिवीजन लैक थी। शायद एक बार और पढ़ लेते, एक बार और रिवाइज कर लेते तो बहुत जरूरी होता। रिवीजन को नजरअंदाज मत कीजिए। मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग, they are pursuing the new notes, they are pursuing the new concepts, they are pursuing the new stuff there in Telegram, there on YouTube or something. Don't do that. Whatever you have read till this time, whatever you have what are the notes you have, revise them. जितने ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सोर्सेस, ट्रस्ट योर नॉलेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ ना। क्रिकेट में हमेशा कहते हैं कि when you are having a very difficult situation, very difficult pitch, very difficult bowling, very difficult batting condition, always remember stick to your basics. जितना आप अपने बेसिक्स को स्टिक करोगे उतना डिफिकल्ट सिनारियो में आप सर्वाइव कर जाओगे। फिर उसके बाद जब आपकी ग्रिप बैठेगी, फिर शॉट घुमाओ, फिर एक्स्ट्रा करो। तो जब आपको लग रहा है कि नहीं सिचुएशन इज वेरी chaotic, स्टिक टू योर बेसिक्स। डोंट ट्राई टू डू एनी काइंड ऑफ एडवेंचरिज्म, don't try to go into new notes or the new thing. Trust yourself, trust your basics, and just revise them, revise them and revise them. Then only you are going to get a very good marks. Remember that. Okay, so ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई कोई कॉन्सेप्ट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्पेशली ये होता है मेरे साथ, तो काफी फायदेमंद रहा, आपको भी फायदेमंद होगा। सपोज कोई कॉन्सेप्ट है नहीं याद हो रहा है, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, रीड इट लाउडली, रीड इट लाउडली, फोकस ऑन इट। क्योंकि फोकस पूरा 30 दिन कंटिन्यूअस फोकस रखना, कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन रखना इज अ वेरी ट्रिकी टास्क, very tricky task. There are so many different kind of distractions are there. So रात तक शाम तक आपका शायद ब्रेन ड्रेन हो जाए, उस सिचुएशन पे जोर से पढ़िए, रीड इट लाउडली, के वो सही में मेमोराइज होने के लिए हेल्प होता है, कंसंट्रेशन लाने के लिए हेल्प होता है। डू दैट। के अगर कभी कभी ना कुछ कंसेप्ट पढ़ते वक्त नहीं समझ में आ रहे, साथ में पेज और पेन लीजिए एंड जस्ट draw something depending on that. Okay, depending on that, create a flow chart or write down some things उसी से रिलेटेड ऑब्वियसली, तो याद करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो वर्क ऑन दैट पार्ट, वो देखिएगा, तो ये 30 डेज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये लास्ट 30 डेज है, कोई नया फालतू की चीजों में हाथ नहीं डालेंगे, जो पढ़ रहे थे उसे रिवाइज करेंगे। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रही बार बार पढ़ने के बाद, तो फैकल्टी से पूछ लीजिए। प्रकाश सर, महेश सर ऑलरेडी देयर, दे कैन टेल यू एवरीथिंग। आप मुझे भी पूछ सकते हो कि ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो आंसर यू प्रॉपरली कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो हम आपके लिए हैं यहाँ पे, तो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स केस स्टडी नहीं समझ में आ रही कि सर यहाँ पे कौन सी केस स्टडी जाएगी, तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। आई विल टेल यू विच केस स्टडी कैन बी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट एज वेल एज इन फाइनेंस, इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, सो यू कैन कम्युनिकेट लाइक दैट। अब ना एक छोटा सा प्लान हमारे टीम ने बनाया था 30 डेज का। कुछ टॉपिक्स है कि इन टॉपिक्स को थोड़ा देख के जाइएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये ईएसआई के टॉपिक्स है के अगेन ये 10 डेज का प्लान है। रिवीजन यहां पे रहेगी, आपको रिवाइज ईएसआई टॉपिक्स कवर्ड इन द 1 to 9, सो 10th डे विल बी फॉर द रिवीजन। सेम फॉर द लाइक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए हमने कुछ हार्डली 4 दिन दे दिए। देन फिनेंस की बात करेंगे, फिनेंस के लिए बाकी till the 20th or the 22nd day, and then the management के, तो उसके बाद रिवीजन डे 1, रिवीजन डे 2। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो कुछ टॉपिक्स यहां डाल के रखे, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में इथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट चेंज, लीडरशिप, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो फाइनेंस के टॉपिक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। दीज आर द टॉपिक्स जहां पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, आइदर सब्जेक्टिव
either objective, 1 marker, 2 marker, whatever, but the questions will be always there. So you can follow this. ये भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट फॉलो दिस टाइम टेबल, विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। काफी अच्छे फैकल्टीज ने एक्चुअली इसे क्रिएट किया हुआ है, सो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक्स है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी जो करंट वाली है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, ग्रोथ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो हर जगह आपको लिखने में हेल्प करेगा ही। के ग्लोबलाइजेशन विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू राइट डाउन सम आंसर। देन सोशल जस्टिस इज देयर, सोशल स्ट्रक्चर इज देयर। गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से पढ़ लीजिए, जो रिसेंट टाइम वाली, एटलीस्ट मोदी 3.0 वाली, देयर विल बी मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑन दैट पार्ट आल्सो, सो रिमेंबर दैट। सो दीज आर द 30 डे प्लान्स विल बी हेल्पफुल। के सारे टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग, बट एटलीस्ट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड कवर। एंड रिमेंबर, रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट की। सो ये कुछ 30 डेज का प्लान है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर आपने 30 डेज को सही तरीके से यूज किया, विथ योर प्रॉपर प्लान, विथ योर प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ सिंसियरिटी, without any break, and a very strict planning, a very strict execution, you are going to clear the phase 2। के तो ये 30 दिन है, अच्छे से यूज कीजिएगा। कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, अदर देन स्टडीज ऑल्सो, इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, प्लीज कम्युनिकेट कीजिएगा, प्लीज किसी ना किसी से बात करो। हमारी फैकल्टीज है, मैं हूं, या फिर आप जिस किसी से आप बात कर सकते हो जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जरूर बातें कीजिए, क्योंकि कभी कभी ना फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी कभी डिप्रेशन आता है, तो उसे कवर करने के लिए बेटर रहेगा, तो फोकस ऑन दैट। अब बात करते हैं, अगर फेज 1 नहीं निकला है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेक्स्ट ईयर के हिसाब से प्लान करना है, कि वो तो पहला रहेगा कि नेक्स्ट ईयर के हिसाब से प्लान करना है। पर बहुत लोग कहते हैं सर नेक्स्ट ईयर एग्जाम आएगी नहीं आएगी, अलाना फलाना ये वो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपका फोकस डाइवर्ट करेंगे या आपके दिमाग में डाउट्स क्रिएट करेंगे। आई विल सजेस्ट, एक एम डिसाइड किया है, एम पे चलना है। सबसे पहले क्यों एग्जाम नहीं निकली उसका क्रिटिकली एनालिसिस करना है, कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, कहां पे एग्जैक्टली गलती हुई। क्यूए में मिस्टेक्स हुई है तो क्यों हुई है, कहां पे हमारी प्रैक्टिस कम हो गई। अगर रीजनिंग सही से नहीं बना, क्यों नहीं बना। इंग्लिश सही से नहीं बना, क्यों नहीं बना। इंग्लिश में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी, सभी का इंग्लिश निकल ही जाएगा। जीए में अटेम्प्ट कब हुआ, क्यों कम हुआ। क्या हम वही शॉर्टकट्स वाले नोट्स पढ़ रहे थे, क्या हम वही वन लाइनर पढ़ रहे थे, क्या हम वही वो घिसी पिटी चीजों की तरफ ध्यान दे रहे थे कि इतना स्टैटिक पढ़ लो, इतना करंट अफेयर्स पढ़ लो। कि हमने पीआईबी को सही से अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्या हम बजट को समझ पाए थे कि नहीं समझ पाए थे, कि हमने एक अलग ही एटीट्यूड से उसको पढ़ा था। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि लोग बहुत बार करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त ना इस एटीट्यूड से पढ़ते हैं, हाँ इसके ऊपर तो वन लाइनर ही आएंगे। पर वन लाइनर भले ही आ रहे हैं, पर आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या, आप समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्यों पूछा गया, किस रीजन से पूछा गया। जब आप पीआईबी पढ़ते हो तो क्या आप उसे लिंक कर पाते हो। पीआईबी पढ़ना है इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पढ़ रहे हो। सो क्रिटिकली एनालाइज योर स्टडीज, क्रिटिकली एनालाइज योर अप्रोच। इट्स नॉट अबाउट कि इनके नोट्स सही थे, उनके नोट्स गलत थे, यहां से पेपर आया वहां से पेपर आया। ये हर कोई बोलता है कि मैंने पढ़ाया हुआ या आया था, उसने पढ़ाया हुआ या आया था। यार करंट अफेयर्स है, सबने करंट अफेयर्स पढ़ाया है और सभी के इससे आएगा ही, नो डाउट अबाउट दैट। कोई पैदा नहीं कर रहा करंट अफेयर्स की न्यूज, कोई बैंकिंग के कंसेप्ट्स पैदा नहीं कर रहा, जो है वही है, सब लोग वही पढ़ा रहे हैं। बट द थिंग इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, आप उसे कैसे समझ रहे हो, आप उसे कैसे रिवाइज कर रहे हो, आप उसे कितने डेप्थ में पढ़ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट, दैट लिटरली मैटर्स अ लॉट। ये बात याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम टॉपर स्टॉक देखते हैं, हमें लगता है टॉपर ने वो किया, वो मैंने भी करना चाहिए। यार टॉपर वो इसलिए बना क्योंकि उसके लिए क्या सही था और उसके लिए क्या गलत था वो उसे समझ में आया। अगर हम उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी के वे ऑफ पढ़ाई को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मींस वी आर नॉट यूजिंग अवर ब्रेन, तो फिर आप ऑफिसर किस लायक हो। ऑफिसर अपना खुद का ब्रेन लगाएगा ना, व्हाट पॉजिटिव्स यू हैव, व्हाट नेगेटिव्स यू हैव, एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट। रिमेंबर दैट, उसके ऊपर काम करो, क्रिटिकली एनालाइज करो। क्यूए रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ना स्किप कर देते हैं, सोचते हैं दो चार क्वेश्चन सही कर लेंगे, दो चार क्वेश्चन निकाल लेंगे। इज नॉट दैट इजी। क्यूए रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू गिव जस्टिस टू दैट। सो अगर वहां पे वीक होंगे तो प्रिपेयर फॉर दैट, उसके लिए वर्क कीजिए, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। एक और चीज मैं कहूंगा, जो शायद आप में से बहुत लोग मुझे गाली मार सकते, बट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एग्जाम नहीं निकला है तो अभी ना ये कुछ एग्जाम्स है, इस इन एग्जाम्स को दीजिए।
इन एग्जाम्स में क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए चारों चीजें आ रही है कि इट विल कीप यू अपडेटेड, इट विल कीप यू ऑन द रियलिटी चेक कि भाई एग्जैक्टली वेयर वी आर मेकिंग द मिस्टेक्स इन क्यूए, रीजनिंग as well as in current affairs as well as GA, and these exams are very important. और सपोज एग्जाम निकल गई तो आपके हाथ में पोस्ट भी रहेगी तो कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट होता है, अलग बूस्ट होता है। ज्वाइन करना है नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू। आई विल नॉट फोर्स यू कि इसी को ज्वाइन करो उसी को ज्वाइन करो, बट गिव दीज एग्जाम्स। नहीं निकली चलेगा, हमें समझ में आएगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं। हमने जो गलती आरबीआई ग्रेड बी में की, क्या सेम गलती अभी भी हो रही है या हमने इंप्रूवमेंट कुछ किया। ये एग्जाम्स निकाल के इस पोस्ट पे जाना हमारा टारगेट नहीं है, बट वी विल गिव दीज एग्जाम्स। मैं क्लरिकल की बात नहीं करूंगा, पीओ लेवल की एग्जाम देना। नहीं तो पता चला एसबीआई क्लर्क भी दे रहे हो या फिर एलआईसी असिस्टेंट भी दे रहे हो, एलआईसी एडीओ भी दे रहे हो, डोंट डू दैट। ओनली ऑफिसर लेवल एग्जाम्स। एलआईसी का एग्जाम कब आ रहा है ये मैं नहीं बहुत बात कर रहा हूं, अगर आता है तो ऑफकोर्स, अगर एग्जाम आता है तो एसबीआई पीओ ऑफकोर्स आएगा। ईसीजीसी के फॉर्म निकले हुए, न्यू इंडिया एश्योरेंस एग्जाम के फॉर्म निकले हुए, फिल दीज फॉर्म्स। पोस्ट अच्छी है, ज्वाइन करना होगा तो पोस्ट बहुत अच्छी है, वर्कलोड कंपैरेटिवली कम है। एसबीआई में वर्कलोड ज्यादा है, इन दोनों में वर्कलोड कम है, तो पढ़ाई भी कर पाओगे आरबीआई ग्रेड बी के लिए नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, और एक जॉब भी हाथ में रहेगा। नहीं भी निकलती एग्जाम तो एक रियलिटी चेक हमारे पास रहेगा कि हम एग्जैक्टली कहां गलतियां कर रहे हैं, हम अपने गलतियों से सीखे कि नहीं सीखे, आर वी आर रेडी फॉर दैट और नॉट। के सो जस्ट फोकस ऑन दैट, इस पे ध्यान रखना। एलआईसी एएओ का एग्जाम अगर आता है, नोटिफिकेशन अगर आता है तो गिव दिस एग्जाम ऑल्सो। बीच में ऑब्वियसली आपको रेगुलेटरी बॉडीज, बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम, आईआरडीआई की है, नाबार्ड सुपरवाइजरी बॉडीज के एग्जाम है, तो वो भी आप दे सकते हो। बट अगेन जिनका एग्जाम नहीं निकला, डिस्ट्रैक्ट या डिप्रेशन में जाने से अच्छा तुरंत में ये एग्जाम आपके पास है, स्पेशली ये दो एग्जाम एकदम नजदीक है आपके पास, तुरंत है, दे देना। कीप यूरसेल्फ बिजी, क्योंकि एक्सेसिव थिंकिंग होगी अगर आपने आपको बिजी नहीं रखोगे ना। हम अपने आप को पैम्पर करते, अगर एग्जाम नहीं निकली, नहीं अब मुझे नहीं देना है एग्जाम, मैं अभी रुक रहा हूं। डोंट डू दैट, डोंट पैम्पर यूर सेल्फ, डोंट गो इन टू दैट कि कोई मुझे आके कंसोल करेगा। ये फालतू की बचपनी चीजें छोड़ देना। यू आर एन ऑफिसर, यू शुड हैव दैट माइंडसेट, क्योंकि ऑफिसर हो आप। एग्जाम नहीं निकली इसकी वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिसर नहीं बन सकते हो, ये ऑफिसर का चांस चला गया। यू आर एन ऑफिसर, behave like that. You don't have time to cry on. You have time to critically analyze your mistakes and now you need to move on. Move on का मतलब ये नहीं कि आरबीआई ग्रेड बी छोड़ देने की बात कर रहा हूं। जस्ट कीप यूर सेल्फ बिजी समवेयर एंड स्पेशली रिगार्डिंग स्टडीज। स्टडीज को लेके बिजी रखो, अपने उस पाथ को लेके बिजी रखो जहां पे आपका क्यूए भी हो रहा है, रीजनिंग भी हो रही है, करंट अफेयर्स भी आप पढ़ रहे हो। ओके, बिजी रहोगे तो उस पर्टिकुलर फेल्यूर से जल्दी बाहर निकल पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई टास्क होगा। एसबीआई पीओ दे दो, उसके बाद फिर वापस फेज 2 का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो वापस फेज 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि एग्जाम्स हो जाएगी। अगर एग्जाम निकल जाती है, हाथ में पोस्ट आती है, सो इट्स वेल एंड गुड, विल बी वेरी हैप्पी, मोटिवेशनल लेवल अलग लेवल पे रहेगा, तो और पढ़ाई अच्छे से होगी। तो अगर नहीं निकल रही है तो अपने आप को बिजी रखिए, जरूरी है। हमारी फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए बात कर रहे हो। वैसे इनकी भी हमारी बैचेस ऑलरेडी है हमारे बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, तो वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, थोड़े बिजी रहोगे। एसबीआई पीओ का भी बैच चल रहा है, उसके भी मेरे सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो। दूसरा, हमारा आरबीआई ग्रेड बी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके करंट अफेयर्स के सेशन 17 से ही स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो। अभी ये वीडियो कब आएगा मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं 17 से स्टार्ट हो गया ऐसा मैंने कहा। सो यू कैन ज्वाइन दो सेशंस, और फाउंडेशन बैच भी हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, जहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ पाओगे। तो जीरो से जहां जहां गलती हुई वो हर गलती को रेक्टिफाई करते हुए हम अपनी स्टडी को नेक्स्ट ईयर के हिसाब से सही तरीके से आगे ले जाएंगे। तो इसमें भी एनरोल करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका फेज 2 का, और जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और जिनका फेज 1 नहीं निकला, बुरा लगता है, आई नो दैट, मैं भी इस फेज से जा चुका हूं। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी आई फेस दैट। सो पर उससे बाहर निकलना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ऑफिसर के बिहेव तरीके से सोचना पड़ेगा। पर अगर हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, आपको लगता है कि नहीं एक बार बात करनी चाहिए कि, तो करिए, बात करिए, हमसे करिए। मैं हूं, हमारे बाकी फैकल्टीज है, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। ओके, सो विल टुगेदर विल कॉन्कर दिस आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स इन कमिंग टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय दोस्तों।